बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद नॉवल सितारा शाम, जिसकी राइटर हैं आमना रियाज, उसकी ये 27वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। समीना दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई। फिजान अलमारी के करीब खड़े गर्दन मोड़कर दरवाजे की तरफ देख रहे थे। बेड पर फिजान का दस्ती बैग खुला पड़ा था। इर्द गिर्द उनका कुछ सामान बिखरा हुआ था। गालबन ये दुबई रवानगी की तैयारी थी। कब जाना है? समीना ने गला खंखार कर साफ करते हुए झिझक कमेज लहजे में पूछा। परसों सुबह, सर्द मोरी से जवाब आया। पैकिंग हो गई? नहीं, कर रहा हूँ। साहब का अंदाज। मैं मदद करूँ? जितनी आप कर चुकी वही बहुत है, तुर्शी और सर्द मोरी से कहते हुए फिजान ने हाथ में पकड़ी कमीज गोल मोल करके दस्ती बैग के खुले मुंह में ठूंस दी। माथे पर बल, आंखों में गुस्सा। आई एम सॉरी फिजान, समीना ने शर्मिंदगी से कहा। बस करें समीना आपा, फिजान ने सुलग कर कहा था। कैसी मोहब्बत है आपकी, मेरा एक राज नहीं संभाल सकी। कम उम्र था, मैं ना समझ था, कम अकली में अगर कोई बात मुंह से निकल भी गई तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आप उसे मेरी सारी ज़िंदगी के लिए ताना बना दें। मैं भूल चुका हूँ जो बात, आप भी उसे भूल क्यों नहीं जाती? खुदारा फिजान इतने बदगुमान ना हो, समीना ने तेज़ी से कहा। मैंने मावा को ये बात महज इसलिए बताई क्योंकि मेरा ख्याल था वो तुम्हारे इंटरेस्ट का सुनकर चुप हो जाएगी। मुझे क्या पता था वो फिर भी अकल नहीं पकड़ेगी। बाज़ औक़ात तो मावा हद कर देती है। पता नहीं क्या सोचकर उसने इनिया के जहन में तुम्हारा ख्याल डाला। समीना ने नज़रें चुराते हुए कहा। गलत बयानी करते हुए इतनी नज़रें तो सभी चुरा लेते हैं। इसका मतलब है मेरा शक सही था, ये मावा का ही कारनामा है। फिजान ने दांत कचकचा कर कहा। मैंने पूछा था मावा से, मान तो नहीं रही, लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा ही है। वैसे फिजान, उसने जो भी किया तुम्हारी मोहब्बत में किया। समीना ने थोड़ी सी गलत बयानी के साथ साथ बेटी को बरिस जमा करवाने की कोशिश की। कैसी मोहब्बत है भांजी साहिबा की, आप जानती हैं मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है इनिया से। महज उस लड़की की उटपटांग बातों की वजह से वो बेचारी इतनी सीरियस हो गई कि पता नहीं मेरे बारे में क्या कुछ सोच चुकी होंगी। अजीब मुसीबत में डाल दिया मावा ने मुझे, हालांकि मेरी कोई गलती भी नहीं है, फिर भी इनिया का दिल तोड़ने का बोझ मेरे ही कंधों पर रखा जाएगा। फिजान हद से ज़्यादा झुंझलाए हुए थे। फैज़ी, वैसे इनिया अच्छी लड़की, अगर तुम चाहो, समीना ने झिझकते हुए कहा। फिजान ने फ़ौरन नागवारी से टोक दिया। प्लीज़ समीना आपा, अब आप मावा की हाँ में हाँ ना मिलाइए। इनिया की अच्छाई में मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन शादी नामुमकिन। मेरी और इनिया की उम्र का फ़र्क देखिए, क्या इतने एज डिफरेंस के साथ हमारा मेंटल लेवल मैच हो सकेगा? इम्पॉसिबल, फिजान ने दस्ती बैग की जिप बंद करते हुए कतियत से कहा, क्योंकि समीना को उनके जुमले में कहीं बातें काबिल एतराज़ लगी थी, लेकिन यहाँ वो फिजान की तसल्ली करने नहीं आई थी। वो जो करने आई थी उन्होंने वहीं किया। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। मैं भी यही सोच रही थी कि तुम्हें कुछ रोज़ के लिए चले जाना चाहिए। सामने नहीं होगे तो इनिया संभल जाएगी। लड़कियां बहुत हसास होती हैं, संभलने में वक्त लगता है उन्हें। फिर दानियाल हसन तो ये जानकर कि मैं और तुम सरवत के माजी से वाकिफ़ हैं, अत्थे से उखड़ गए थे। बेटी का रिश्ता तुम्हें देने पर कहाँ रजामंद होंगे। काश ये बात मावा भी समझ ले। मेरा ख्याल है फिजान, तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही ठीक रहेगा। समीना ने जुमला मुकम्मल किया और आहिस्ती से उठकर कमरे से बाहर निकल गई। दरवाज़ा एक मध्यम आवाज़ के साथ बंद हो गया। फिजान अलमारी से अपना कुछ और सामान निकालने लगे, लेकिन माथे पर तेवियाँ हनूस बरकरार थी। जलाल जो ही शादी के कमरे में दाखिल हुआ, एक तकिया पूरी कुव्वत से उड़ता हुआ आकर उसके चेहरे से टकराया। जलाल के 14 नहीं 28 तबक रोशन हो गया। अगर फौरी तौर पर उसने दरवाजे का सहारा न लिया होता तो यकीनन सर के बल गिरता, और यकीन कामिल था कि ऐसी ज़बरदस्त चोट खाता कि 2 दिन तक तो ज़रूर बिस्तर पर पड़ा रहता। अपने बौखलाए हुए हवास और चकराए हुए सर पर काबू पाते हुए उस तरफ देखा जहाँ से ये गोलाबारी की गई थी, लेकिन बेसूद उल्टा उसे हद दर्जा ताज्जुब ने आ घेरा। शादी के छोटी से क्यूबिकल में कमोबेश 12 से 15 लड़के घुसे हुए थे, बल्कि घुसे क्या हुए थे, एक दूसरे के ऊपर ही चढ़े हुए थे। 2 पलंगों के दरमियान जो थोड़ी सी जगह थी, वहीं सब के सब एक टांग पर उछल रहे थे और मुंह से अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रहे थे। कमरे में स्टीरियो फुल वॉल्यूम पर चल रहा था, लेकिन लड़कों का शोर इतना था कि ना गीत के बोल समझ में आ रहे थे, ना उनकी बातें। कुछ चेहरे जलाल के लिए जाने पहचाने थे, कुछ कतई अनजान। इतनी भीड़ में ये तय करना भी मुश्किल था कि आखिर उस पर हमला किया किसने है। हाँ, इतना ज़रूर है, कुछ लड़कों ने हाथों में तकिए पकड़े हुए ज़रूर थे। जलाल ने सोचा उसे वापस चले जाना चाहिए। खुदा मालूम ये सब किस बात पर इतनी हंगामा हराई कर रहे हैं, और ये भी खबर नहीं कि सादी गांव से वापस भी आ चुका है कि नहीं। अभी वो वापसी के लिए परतोल ही रहा था कि उसकी नज़र सादी पर पड़ी। वो पलंग पर दराज होंठों के किनारों को कानों तक फैलाए तालियां पीट पीट कर लड़कों को बढ़ावा दे रहा था। उसके करीब पलंग पर मिठाई का टोकरा खुला पड़ा था, जिसमें से बेशतर मिठाई खाई जा चुकी थी। बाकी पर सादी हाथ साफ कर रहा था, साथ साथ सुर भी धुन रहा था। जड़ी मेरे दोस्त, सादी की नज़र उस पर पड़ी तो वहीं से नारा मस्ताना बुलंद कर दिया। जलाल हजूम से बचता बचाता बामुश्किल सादी तक पहुंचा। ये हो क्या रहा है सादी, कम से कम वॉल्यूम ही कम कर दो, दिमाग फट रहा है इस शोर से। शाबाश, सादी ने आखिरी हर्फ को खूब लंबा करके कहा।
इसी शोर से मेरे यारों का खून उबल रहा है और वो जज्बाती होकर मेरे निकाह की खुशी में नाच रहे हैं और तुम इसे शोर कह रहे हो। सादी कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गया था और जलाल हक्का बक्का क्या कहा तुमने? उसने हैरान परेशान कैफियत में पूछा। सादी ने दोबारा अपना जज्बाती जुमला दोहरा दिया, लेकिन इस बार शोर पहले से भी बढ़ गया था। लड़के पहले से ज़्यादा दीवाने होकर बकौल सादी भंगड़ा डालने लगे थे। इससे पहले कि सादी भी उनका शरीक बनता, जलाल एकदम में होश में आया और उसे खींचता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। अब बताओ क्या कह रहे थे तुम? जलाल ने किसी कदर गुस्से से कहा। यार तुम तो इस तरह नाराज़ हो रहे हो जैसे मेरे निकाह की खबर से बड़ा शौक पहुंचा हुआ। सादी नाराज़ी से कहने लगा। तो जाहिर सी बात है, शौक नहीं लगेगा तो क्या होगा? आनंद पानंद निकाह कैसे हो गया तुम्हारा? जलाल ने झुंझला कर पूछा। बस यार तुझे तो पता है मेरे अब्बा जी की फुर्तियों का। सादी ने बिलवजह खुशी और शर्म जाहिर करते हुए कहा। पहले तो मुझे फ़ोन करके किसी ज़रूरी काम का झांसा देकर गाँव बुलवा लिया, फिर पकड़ कर निकाह करवा दिया मेरी मंगेतर से। अब क्या कहूँ यार, सरप्राइज़ तो दिया अब्बा जी ने, मगर था अच्छा सरप्राइज़। गधे, अब्बा जी के सामने इतनी ही ताबेदारी दिखाना थी तो मुझे समीना आंटी के साथ बात करने का क्यों कहा था? बात कौन सी बात? सादी ने पूछा। मावा से शादी के बाद। जलाल ने दांत कचकचाए। उसे समीना आंटी के सामने शर्मिंदगी का ख्याल परेशान कर रहा था। ओह यार, अपने निकाह की खुशी में उससे तो मैं भूल ही गया था। सादी ने बेसाख्ता कहा। तुमने जिक्र तो नहीं कर दिया उनसे? इतना दिमाग खा रहे थे तुम मेरा। तुम्हारा क्या ख्याल है, अब तक मैंने जिक्र नहीं किया होगा? शाबाश है। तो अब मुझ पर इतना गुस्सा किस लिए कर रहे हो? मैंने तो यूं ही मजाक में एक बात कह दी थी, तुम संजीदा ही हो गए। सादी ने लापरवाही से कहा था। वो मजाक था? जलाल को बेपनाह गुस्सा आया। एक लड़की की ज़िंदगी को मजाक बनाते तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई? तुम कितने सालों से मुझे जानते हो, अब तक मुझे इतना भी नहीं समझ सके कि मैं कब मजाक कर रहा होता हूँ कब नहीं। सादी कुछ खुदा का खौफ करो, तुमने वो सारी बातें मजाक में नहीं 100% संजीदगी से कही थी। जलाल ने दुहाई दी। हाँ तो यार, जज्बातियत में कुछ भी मुझसे निकल गया होगा। अब्बा जी से झगड़ा हुआ था मेरा, मैंने गुस्से में कह दिया आप कुछ भी कर लें। अब आपके भाई की बेटी से तो हरगिज़ शादी नहीं करूँगा। फिर मैंने तुमसे कह दिया कि मावा के लिए बात करो। अब मुझे क्या खबर थी तुम इतनी जल्दबाजी दिखाओगे। सादी किसी तरह अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं था और जलाल का बस न चलता था उसका सर ही फाड़ दे। अब मैं समीना आंटी को क्या जवाब दूंगा? मुझे क्या खबर, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। हाँ मैं ज़रा रक्स में शरीक हो जाऊँ। सादी ने मज़े से अंदर की राह ली। जलाल दिल ही दिल में पेचो-ताब खाकर रह गया। करता भी तो क्या, एक मरतबा फिर दोस्त ने उसे मुश्किल में डाल दिया था। शबी तो पता चलता तो और उसकी दुर्गत बनाता। लेकिन ये सोचकर फिर भी तसल्ली महसूस हो रही थी कि समीना आंटी ने शादी के मामले में ज़्यादा दिलचस्पी ही नहीं ली थी। जलाल वहीं खड़ा सोच रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। हैरत अंगेज़ तौर पर उसे इतनी फ़िक्र लाहक नहीं हो रही थी जितना कि हक बनता था। और ऐसा क्यों था? जलाल ने एक पल के लिए इस बात पर गौर किया तो उस पर इंकशाफ हुआ कि उसके दिल में अजीब सी सरखुशी का एहसास उभर रहा था। यह एहसास ऐसा अजीब था कि जलाल पहले चौंक गया, फिर हैरान हुआ और आखिरकार शाज़ हो गया। वली ने अपनी वीडियो गेम ऑन की ही थी कि वली दान धमका। अब दोनों में झगड़ा जारी था। इनिया समझा कर थक गई, मगर मजाल है जो दोनों में से कोई बात सुन ले। तुम दोनों अलग अलग क्यों नहीं खेलते? इनिया ने आजिज़ होकर कहा। खेल कौन रहा है? वली ने इत्मीनान से रिमोट कंट्रोल घुमाते हुए कहा। मैं तो वली की मदद कर रहा हूँ, आखिर उसका बड़ा भाई हूँ। मैं मदद नहीं करूँगा तो कौन करेगा? मुझे गेम खेलना आती है, बड़े भाई की मदद नहीं चाहिए। वली ने वलीद से रिमोट कंट्रोल छीनने की कोशिश करते हुए कहा। नहीं मेरे भाई, मुझे मेरी जिम्मेदारी पूरी करने दो, वरना ये बहुत सारी ज़िंदगी मेरी रूह पर रहेगा। वली ने ड्रामाई अंदाज में कहा और बेसाख्ता कहका लगाया। अन्नो, वली ने रूहान सा होकर इनिया को देखा। हर फसाद करने मेरे कमरे में ज़रूर आना होता है, अपने कमरे में क्यों नहीं झगड़े तुम दोनों? उसने सर दोनों हाथों में गिराते हुए कहा। तभी शाजी आ गई। अनु बाजी, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। डैडी आ गए? इनिया ने चौंक कर कहा। तानियाल हसन ऑफिस की तरफ से 2 रोज़ के लिए फैसलाबाद गए हुए थे। शाजी तुम जाओ, मैं आती हूँ। फिर उन दोनों से बोली, मैं डैडी की बात सुनकर अभी वापस आ रही हूँ और वापसी पर तुम दोनों मुझे यहाँ नज़र ना हो। उसने उंगली उठाकर कहा और कमरे से बाहर आ गई। सीढ़ियाँ उतरते हुए उसने देखा लाउंज में दानियाल हसन के साथ फिजान भी मौजूद थे। इनिया के कदम सुस्त हुए, बायां हाथ बेसाख्ता माथे के जख्म तक चला गया। माथे पर बैंडेज का उभार था। उसके दिल पर बोझ सा पड़ गया। दिल चाहा यहाँ से ही पलट जाए, लेकिन डैडी को क्या जवाब देती। नाचार बोझल कदमों से चलती लाउंज में आ गई। अस्सलाम वालेकुम। फिजा ने बेसाख्ता चौंक कर देखा। मुरझाया हुआ चेहरा, जर्द रंगत और माथे की बैंडेज। फिजा ने सर झुकाकर आंखें फाइल पे चिपका दी। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है मेरा बच्चा? दानियाल हसन ने प्यार से पूछा, फिर उसकी तरफ देखकर बुरी तरह टट गई। ये माथे पर क्या हुआ है? वो अपनी जगह से उठे और बेकरारी से उसकी तरफ बढ़े। इनिया की नज़रें यकबार की फिजान की तरफ उठी। कॉलेज में सीढ़ियों से गिर गई थी, थोड़ी सी चोट लग गई। उसने आहिस्तगी से कहा। थोड़ी सी चोट? दानियाल ने उसका जख्म देखते हुए फिक्रमंदी से कहा। यह तो बहुत गहरा जख्म लग रहा है इनिया। नहीं जी डैडी, जख्म तो गहरा ही है, इनिया ने बोझा लहजे में कहा। फिजान के दिल में शर्मिंदगी का दावर हुई कि वो जानते थे ये जुमला बतौर ख़ास उन्हें लगाया गया। लेकिन आप फिक्रमंद ना हो, बैंडेज करवा ली थी मैंने। आपके लिए खाना लगवा दूँ?
उसने बात पलटते हुए कहा। दानियाल हसन उसके लिए फिक्रमंद ज़रूर थे। उन्होंने पुरसोच अंदाज में सर हिला दिया। नहीं, फ़िलहाल खाना रहने दो, अच्छी सी कॉफ़ी पिलवा दो, इसीलिए बुलवाया था। वो शाज़िया तो कॉफ़ी के नाम पर कोई अजीब सी चीज़ बना देती है, तुम अच्छी ही सी बना दो। फिजान भी आया हुआ है, मैं भिजवा देती हूँ कॉफ़ी। वो किचन में आ गए, फ्रिज से दूध और कैबिनेट से कॉफ़ी का जार निकाला, कॉफ़ी मेकर का स्विच ऑन किया, मग ट्रे में रखे, फिर कॉफ़ी फेंटने लगी। एक एक काम करते उसका ज़हन बार बार फिजान को सोचता रहा। मैं क्यों मावा की बातों में आकर बड़बोलेपन का मुजाहरा करके खामोश रहती तो अच्छा था। ख्वामखा भरम भी गवाया, शर्मिंदगी हुई, सो अलग और ज़ख्म मिला वो हर बात से अलग। इस पत्थर दिल से तो इतना ना हो सका कि खैरियत ही मालूम कर ले। बस ख़त्म ये किस्सा। हमाकत तो किसी से भी हो सकती है, मैं भूल जाऊंगी कि फैज़ान मेहदी तो को भी वो और अपनी इस हमाकत को भी। उसने खुद से अहद किया और कॉफ़ी तैयार करके खुद ही पेश करने पहुंच गई। फैज़ान के सामने मग रखते हुए पल भर के लिए नज़रों का तसादुम हुआ, ऐसे जैसे राह चलते किसी से नज़र टकरा जाए, एक नावाकिफ़ लाताल्लुक़ सी नज़र जिसमें अपनायत का शाइबा तक ना। हाँ, निगाहों का ये तसादुम अच्छा ऐसा ही था। इन्हें ने कॉफ़ी पेश की और तेज़ कदमों से चलती वहाँ से हट गई। फिज़ान ने उसे जाते देखा। मुझे इनिया से एक्सक्यूज़ कर लेना चाहिए, उन्होंने सोचा, मगर वो जा चुकी थी। कमरे में उसके भाई थोड़े से झगड़े के बाद अब शरो शक्कर हुए बैठे थे। वो बालकनी में आ गई। पता नहीं क्यों, लेकिन उसका दिल उस वक्त तन्हाई चाहता था। हल्की सी हवा मोगरे की मदम सी महक अपनी झोली में लिए फिरती थी। आसमान के किनारों पर दिन का उजाला शाम के रंगों में मदगम होकर रात का मंजर बनाता था। यूकलिप्टस के पौधे हल्की हवा से लर्जते थे। परिंदे घरों को लौट रहे थे। वो देर तक वहाँ खड़ी इस मंजर को देखती रही। माँ उसे अपने गालों पर नमी का एहसास हुआ तो वो चौंक सी गई। उसने अपनी पोरों से पलकों को छुआ तो इंकशाफ हुआ कि वो रो रही थी। इनिया को अपनी बेबसी पर ताव सा आ गया और वो मज़ीद शिद्दत से रोने लगी। ये एक मुख्तलिफ सा दिन था। मोतिया के पौधे पर खिली हुई कली जैसा तरोताज़ा और दिलकश। तन्वा कॉलेज पहुंची तो वहाँ थरथरी सी मची हुई थी। जिधर देखो लड़कियां दो चार के ग्रुप में खड़ी बातें कर रही हैं। तन्वा को देखकर अबीर अपने ग्रुप की लड़कियों का हाथ हिलाती उसके पास दौड़ी चली आई। ले जी, लिख लख लख मुबारका, सुबह सुबह एक खुशखबरी सुन लो, उसने अपने अंदाज में कहा। कैसी खुशखबरी? अरुज को कॉलेज से निकाल दिया गया। अबीर ने इत्मीनान से उसके सर पर धमाका किया था। तन्वा की आंखें खुशी और बेयकीनी से फैल गई। तुम सच कह रही हो? झूठ क्यों बोलूँगी भाई? अबीर ने चिढ़कर कहा। कॉलेज में सबको पता चल चुका है, सिर्फ तुम ही अनजान हो। तुम्हें बताया किसने अबीर? तन्वा ने पूछा। मुझे तो अंकल ने बता दिया था, लेकिन कॉलेज पहुंची तो पता चला यहाँ सब मुझसे भी ज़्यादा बाखबर हैं। लेकिन अबीर ये सब हुआ कैसे? उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। पुलिस को उसके खिलाफ शवाहिद मिल गए थे, बस उन्हीं शवाहिद की बिना पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अंकल कह रहे थे अब अगर पुलिस ने उसे छोड़ भी दिया तो कॉलेज में उसे आने नहीं दिया जाएगा। चलो खस कम जहाँ पाक। मैं तो कहीं दिन से यही सोच सोच कर परेशान होती रही हूँ कि अगर मिस सुल्ताना ने दोबारा बुलवा लिया तो क्या होगा। तन्वा ने सुकून का सांस लेते हुए कहा। अबीर ने इस बात पर मुंह के जाविये बिगाड़े, अलबत्ता बोली कुछ नहीं। वो दोनों छोटे छोटे कदम उठाती क्लासरूम की तरफ चल दी। निम्रा का क्या रिएक्शन है? तन्वा ने कुछ ख्याल आने पर पूछा। पता नहीं, मैं तो अभी तक उससे मिली नहीं हूँ। मुझसे तो खैर अब वो मिलती भी नहीं है। जहाँ देखती है मुंह फेर लेती है। सीनत बता रही थी कॉलेज तो आई हुई है, लेकिन उदास लग रही है। सब लड़कियाँ निम्रा का मजाक उड़ा रही हैं। किसी का क्या कसूर? निम्रा ने खुद ही अरूज के पीछे खुद को लतीफ़ा बना रखा है। अहमक ना हो तो, अबीर ने तलखी से कहा। फिर मौजू बदल कर पूछने लगी। तुम शबी के साथ आई हो? नहीं, बड़े भैया आए थे छोड़ने। शबी भाई तो कल ही वापस लाहौर चले गए थे, उसने सादगी से जवाब दिया। तभी कॉरिडोर के कोने पर उसकी मुठभेड़ निम्रा से होगी। वो गमगीन लग रही थी। हो गई तुम दोनों की तसल्ली? अरूज को कॉलेज से निकलवा कर सुकून आ गया? उसने सुलगते हुए लहजे में पूछा। अरूज को कॉलेज से निकाले जाने की खबर सुनकर काफ़ी सुकून आया और दिल को तसल्ली भी बहुत हुई। अबीर ने हस्बे आदत ईंट का जवाब पत्थर से दिया। दिल से चाहे निम्रा के लिए जितनी भी फिक्रमंद हो, लेकिन खुद पर हमला कभी बर्दाश्त नहीं करती थी। गवाही भी तो तुम दोनों ने ही दी थी, निम्रा ने सुर्ख होते चेहरे के साथ जवाब दिया। ये लो, हमें और कोई काम नहीं है जो गवाहियाँ देते फिरे। अरूज के खिलाफ उसकी अपनी हरकतें ही काफ़ी थी, लेकिन एक बात तय है कि मुझे गवाही के लिए बुलवाया जाता तो मैं ज़रूर टीचर को बताती। शुक्र करो उन्होंने मुझे नहीं तन्वा को बुलवाया था, उसने कफ अफसोस मलते हुए कहा। निम्रा ने बुरी तरह दोनों को घूरा। निम्रा हमारी बात तो सुनो, तन्वा ने दोस्ताना अंदाज में कहा। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? कौन सी भलाई की है तुमने मेरे साथ? निम्रा तड़क कर बोली। तुम्हारे साथ ही तो भलाई की है अहमक लड़की। अबीर बुरी तरह सुलगी। बिलफर्ज हम अरूज के खिलाफ कुछ कहते भी तो उसके साथ बुराई करते। तुम इस सारे चक्कर में कहाँ से आ गई? अरूज मेरी दोस्त है और दोस्त का दुश्मन अपना दुश्मन होता है। तुम देखना मैं क्या करती हूँ। निम्रा ने खूनख्वार लहजे में धमकाया और वापस पलट गई। वाह क्या डायलॉग है, खुद से तो मेरी टांगें भी कांप रही हैं। अबीर ने इस्तज़ाइया हंसी के साथ भपती कसी, लेकिन निम्रा ने पलट कर ना देखा। अभी ये क्या करेगी? तन्वा ने बेजारी से कहा।
पुरानी फिल्मों की दुखियारी माँ की तरह कपड़े सिलाई कर करके अरूज की ज़मानत के लिए रुपए जमा करेगी। अभी ने गैर संजीदगी से कहा। तन्मा ने उसे बुरी तरह घूरा। कभी संजीदा भी हो जाया करो। लो हो गई, चलो क्लासरूम में चलते हैं। निम्रा उसके हाल पर छोड़ दो। जब इंसान खुद अपने साथ ही मुखलिस ना हो तो दूसरों से क्या तवक्को की जा सकती है। फिर उन्होंने वाकई निम्रा को उसके हाल पर छोड़ दिया। कुछ दिन तक अरूज का किस्सा ज़बान ज़दे खासों आम रहा। फिर इस मामले पर गर्द पड़ गई। निम्रा की मुसलसल गैरहाजिरी पर उसे कॉलेज से स्टक ऑफ कर दिया गया और यूं इस कॉलेज की तारीख से ज़्यादा उन सहेलियों की ज़िंदगी में रावी चैन ही चैन लिखने लगा। फिजान मामा दुबई जा रहे हैं। मावा ने जिस वक्त कमरे में दाखिल होते हुए ये ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाई। इन्हें स्टडी टेबल पर एक किताब खोले पढ़ने की कोशिश में मसरूफ़ थी। मिस अख्तर चौंकी और गर्दन मोड़कर मावा को देखा। क्या क्या कहा तुमने? फिजान मामा दुबई जा रहे हैं, मावा ने गहरी सांस भरते हुए दोहराया। अच्छा, इनिया ने लाताल्लुक नज़र आने की कोशिश करते हुए नज़रें वापस किताब के सफ़े पर चिपका दी। सिर्फ अच्छा, कुछ और नहीं कहोगी? मावा ने पूछा। क्या कहूँ? इनिया ने सादगी भरे लहजे में कहा। मावा चल हमें उसे देखती रही। फिर उसने बेबसी से इनिया के कंधों पर हाथ रख दिया। उन्हें रोक लो वन्नो, तुम उन्हें रोक सकती हो। उसका लहजा इल्तजाइया था। इनिया ने बदक कर उसके हाथ अपने कंधों से हटा दिए और अपनी जगह से खड़े होते हुए तल्खी से बोली। पागल हो गई हो, मैं उन्हें कैसे रोक सकती हूँ? अपनी मोहब्बत से, मावा ने इत्मीनान से कहा। इनिया के लबों पर इल्तजाइया मुस्कुराहट फैल गई। कौन सी मोहब्बत? वही मोहब्बत जिसका इजहार अपनी ज़बान पर लाते ही मुझे तुम्हारे मामू की तरफ से इतना बेहतरीन तोहफा मिला कि 2 दिन बाद भी ज़ख्म से ठेसें उठ रही हैं। उसका लहजा हद दर्जा तंजिया था, लेकिन कहीं दुख भी मौजूद था जो चुपके चुपके उसके लहजे से झांकता था। नहीं, वो मोहब्बत जिसका जिक्र आते ही तुम्हारा चेहरा रोशन हो जाता है, आंखों में चमक आ जाती है। तब ये इनिया ज़्यादा अच्छी लगती है बनिस्बत उस इनिया के जो एक बार ठोकर खाकर मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। इनिया ने हाथ में पकड़ी किताब मेज़ पर रख उछाल दी। एक बार की ठोकर ही काफ़ी है, मैं बार बार उस मोहब्बत के पीछे अपनी तौहीन नहीं करवा सकती। उसने नज़रें चुराते हुए कतियत से कहा था। सोच लो, वो चले गए तो पछताओगी। मावा ने उसे डराना चाहा। मैं तो पहले ही पछता रही हूँ, इनिया ने खैर जहरखंदी से कहा। मामूली सी पसंदीदगी थी जिसे हम किसी एक्टर को पसंद कर लेते हैं। मैं ख्वामखा इस पसंदीदगी में मोहब्बत तलाश करने लगी। मुझे तो टॉम क्रूज़ भी पसंद है, हक जैक्सन की भी फ़ैन हूँ। क्या उन सबसे शादी करने के मुतालिक सोचने लगूँ? पता नहीं वो हमाकत भरे जुमले मेरे मुंह से कैसे निकल गए। उसने बेहद तासुब से बोली। मावा ने कुछ कहना चाहा मगर रुकी, फिर कदर तअक्कुब से बोली। मैं चलती हूँ, प्लीज़ मावा खफा होकर मत जाओ। इनिया ने तेज़ी से कहा। मैं तुम्हारी जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन अपनी मज़ीद तो ही नहीं करवा सकती। मैं खफा होकर नहीं जा रही। अपने पॉइंट ऑफ व्यू में तुम भी गलत नहीं हो, मगर मुझे अफसोस ज़रूर हो रहा है। मैंने बड़े खलूस से तुम्हारे और फिजान मामा के लिए कोशिश की थी और मैं अभी भी जानती हूँ तुम दोनों एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हो। तुम इतने वसूख से कैसे कह सकती हो? मोहब्बत की बुनियाद पर कायम होने वाले रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं। मोहब्बत नहीं, उसे मोहब्बत मत कहो। वक्ती कशिश थी जिसे मैं मोहब्बत समझी। उसने नज़रें चुराते हुए कहा। तुम्हें शायद पता नहीं है निया, नज़रें चुराकर सच भी बोला जाए तो झूठ लगता है। मावा ने कहा। मतलब? गुजरता वक्त तुम्हें इसका मतलब खुद समझा देगा। फिर उसने आगे बढ़कर प्यार से इनिया के गाल थपथपाए। तुम बहुत अच्छी हो इनिया। काश फिजान मामा के दिल से उस औरत का अक्स उतर गया होता। कौन? किसकी बात कर रही हो? इनिया ने बुरी तरह चौंक कर पूछा। ठीक हुई, मुझे भी कल ही पता चला। फिजान मामा पसंद करते थे उन्हें, मगर इनिया का रवा रवा समात में टल गया। मगर उम्र में बड़ी थी वो, इसलिए शादी नहीं हो सकी फिजान मामा की उनसे। ओह, इनिया के दिल को ठेस सी लगी मगर कठोर बनकर मुस्कुराती रही। मुझे यकीन है फिजान मामा के दिल पर किसी और का साया ना होता तो तुम मोहब्बत करने के लिए बेहतरीन थी। मावा ने कहा। छोड़ो भी इन फजूल की बातों को, मैं शाजिया से कहती हूँ चाय लेकर आए। नहीं, दिल नहीं चाह रहा। फिर सही, आज मेरा दिल बहुत बोझल हो रहा है। मावा ने बेजारी से कहा और सच भी था। उसका मखसूस शोख चिलबलापन आज मफकूद था। इनिया के अपने दिल की हालत भी कुछ ऐसी ही थी, तभी ज़्यादा इसरार भी ना कर सके। मावा वापस चली गई। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।